हेलो वेलकम बैक, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइज, आज का जो डिस्कशन है आरएससीबी पेपर को लेके है। आरएससीबी में जो पूछे गए क्वेश्चंस थे हम उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और इसका क्या पैटर्न है। ध्यान रखें, इस पूरे पैटर्न और पूरे सिलेबस से एक टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आज मेरा मेन टारगेट है कि प्रीवियस ईयर जो पूछे गए आरएससीबी 2018 का जो पेपर पूछा गया था, इससे पहले 2016 में हुआ था, उससे पहले 2013 में भी हुए थे। तो इसमें जो पेपर पूछे गए हैं ना, आप देखोगे कि लेवल बहुत सिंपल होते हैं, कोई टफ नहीं होता इसके अंदर पेपर, है ना। तो कौन कौन से पेपर है उसको मैं मेमोराइज्ड बेस्ड पे जो भी पेपर थे उसको मैं दिखाता हूं। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए बस। ये पैटर्न जो रहा था लास्ट टाइम आईबीपीएस ने कंडक्ट करवाया था, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। यहाँ पे 60 क्वेश्चंस है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 60 क्वेश्चंस जो है टेक्निकल के रहेंगे। टेक्निकल के क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 60 और 120 मार्क्स के, यानी ईच क्वेश्चन कितने हैं 2 मार्क्स के। हर एक क्वेश्चन जो हो गए आपके क्या है 2 मार्क्स के, यहाँ पे है पेपर आपके। और नेक्स्ट है 80 क्वेश्चन जो होंगे वो नॉन टेक के होंगे। 80 क्वेश्चन किसके होंगे, नॉन टेक के, और 80 मार्क्स के ही हैं। इसका मतलब ईच क्वेश्चंस कितने मार्क के हो गए, यहाँ पे 1 मार्क्स के। यहाँ पे हर एक क्वेश्चंस 1 मार्क के दिए हुए थे। तो जो 2018 का पेपर था उसमें आप देखेंगे तो 60 और 80 का था, मतलब क्वेश्चंस की बात। लेकिन वेटेज की बात करें तो टेक्निकल में हर क्वेश्चन 2 नंबर के थे और नॉन टेक में 1 नंबर का। तो 120 प्लस ये हो गए कितने, 200 मार्क्स के। कितने के पेपर हो गए टोटल, 200 मार्क्स के पेपर थे। ये चीज ध्यान रखें, ठीक है ना। बहुत 40-60 का रेशियो समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए 60 और 40 का जो रेशियो है, 60 और 40 का रेशियो क्या है परसेंटेज में। अगर 200 है तो यानी 200 में आपका 120 ये है और यहाँ पे 80 है। इसका मतलब 100 में कितना, 100 में ये कितना हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा 40। तो टेक का जो वेटेज है रहेगा आपका, टेक का वो 60% का, और नॉन टेक की अगर कोई बात करता हो तो उसका वेटेज है 40% का, यानी टेक्निकल का वेटेज काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो इस चीज़ का ध्यान रहे। तो ये जो हम वेटेज के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, जिसमें नॉन टेक में मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, रीजनिंग हिंदी भी है, रीजनिंग भी है, जीके जीएस भी है, और करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है यहाँ पे। तो हम इसकी चर्चा करेंगे आगे। मैं बोला कि एक क्लास के अंदर जो है हम इसको बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे, लेकिन अभी की क्लास में हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर किस तरीके से आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। कह रहा है द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट इज एनालॉगस टू। मैग्नेटिक सर्किट किसके एनालॉगी होता है, रिलक्टेंस में। तो देखिए ईएमएफ वगैरह अगर बात करते हैं, ईएमएफ बराबर क्या होता है I इंटू आर, यानी आर बराबर क्या होता है ईएमएफ अपॉन करेंट। ईएमएफ अपॉन करेंट ये किसके लिए होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। लेकिन मैग्नेटिक सर्किट के लिए क्या होता है, आप जब रेजिस्टेंस यानी रिलक्टेंस की बात करेंगे तो रिलक्टेंस किसके प्रोपोर्शन होता है यहाँ पे जी, तो यहाँ पे होता है एमएमएफ बटा डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ पे करंट है तो फ्लक्स। देखिए तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट होता है मैग्नेटिक सर्किट में वो फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो ईएमएफ होता है यानी वोल्टेज, वो यहाँ पे एमएमएफ होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है आपका मैग्नेटिक सर्किट के अंदर, रिलक्टेंस। तो बताइए इलेक्ट्रिक सर्किट का रेजिस्टेंस मैग्नेटिक सर्किट के किसके प्रोपोर्शन होगा, ऑब्वियसली आपका रिलक्टेंस के। किसके होगा जी, रिलक्टेंस का। और रिलक्टेंस किसके प्रोपोर्शन होगा, यहाँ पे आपका एनालॉगी किसके होगा, रेजिस्टेंस के। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन जो भी बोला गया है रिलक्टेंस किसके होगा, रेजिस्टेंस के। किसके होगा एनालॉगी, रेजिस्टेंस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके वो स्क्रीन पे, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द अलजेब्रिक सम ऑफ IARA ड्रॉप EMF इज। तो देखिए आपका KVL KCL आपने पढ़ा है, यहाँ पे KVL KCL पढ़ा है। सपोज दैट चाहे कितना भी ड्रॉप लगा लो, है ना, क्वेश्चन के अंदर कितना भी ड्रॉप लगा लो, तो ये भी और यहाँ पे IR, यहाँ पे IR, तो लूप लगाओगे तो हमेशा क्या होता है ड्रॉप का अलजेब्रिक सम 0। तो बात अलग है कि प्लस माइनस होगा, यहाँ से प्लस माइनस करोगे, यहाँ प्लस माइनस करोगे, यहाँ भी प्लस माइनस करोगे, सबका अलजेब्रिक सम क्या होता है 0, यानी V माइनस IARA, है ना। यहाँ पे फिर लो IA अगर ले लेता हूँ तो, और प्लस फिर माइनस IARA, ड्रॉप क्या होता है जी 0। ड्रॉप हमेशा क्या होता है
जीरो। टोटल वोल्टेज का अलजेब्रिक सम क्या होता है? हमेशा जीरो। तो यानी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द अलजेब्रिक सम ऑफ IR ड्रॉप EMF इज, हमेशा क्या होता है? जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है द पीक फैक्टर ऑफ साइन वेव। चलिए इसको रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया द पीक फैक्टर ऑफ साइन वेव क्या होता है? आप लोग को पता होना चाहिए कि RMS से जो भी कितना टाइम उसके पीक पे जाने में जो भी लगता है वही इसका पीक फैक्टर होता है। यानी अगर यहाँ पे डिस्कशन की जाए तो साइन वेव का पीक फैक्टर, पीक तो यही ना है, और किसके रिस्पेक्ट में होता है? RMS के रिस्पेक्ट में। RMS यहाँ है और तो पीक पे जाने के लिए कितना आपको गुना करना पड़ता है? √2 से। RMS अगर यहाँ पे है और ये इसका क्या है? पीक है, तो इसलिए तो पीक का फैक्टर है। RMS से कितना गुना जाएंगे, गुना कर दिया जाए कि आप वहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है ना? तो होता है √2 टाइम्स। क्लियर? तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा? √2 टाइम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। क्वेश्चन नंबर आपका जो भी है 4 होगा, 5 होगा, जो भी है ध्यान दे कर लीजिएगा इसका। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है आपके स्क्रीन पे है, देखिए परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल विच हैज लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन शंट। PMMC इंस्ट्रूमेंट में आपको पता होना चाहिए, PMMC इंस्ट्रूमेंट की अगर कोई बात करता हो PMMC इंस्ट्रूमेंट में, तो शंट में लो रेजिस्टेंस लगाते हैं हमेशा। किस चीज़ के लिए? रेंज एक्सटेंशन के लिए। और लो रेजिस्टेंस लगाते हैं वो किस में? हमेशा एमीटर के अंदर है। तो एमीटर के अंदर आपको पता होना चाहिए PMMC के एमीटर में शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसका वैल्यू क्या होता है जी? लो रेजिस्टेंस। किस चीज़ के लिए? आप कह सकते हो एमीटर के रेंज एक्सटेंशन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा आपका? एमीटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एन ऑसिलेटर इज एन एम्पलीफायर दैट्स यूज्ड। क्वेश्चन यहाँ पे थ्योरेटिकल है सीधा। एम्पलीफायर जो होते हैं वो एन ऑसिलेटर इज एन एम्पलीफायर दैट यूज्ड हमेशा किस चीज़ के लिए होता है? पॉजिटिव फीडबैक के लिए। किस चीज़ के लिए? पॉजिटिव फीडबैक के लिए। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके देखिए कह रहा है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर इज जनरली यूज। जो सस्पेंशन टाइप के इंसुलेटर होते हैं वो जनरली किस तरीके से यूज होते हैं? ऐसे ही तो होता है सस्पेंशन टाइप, है ना? जनरली यूज्ड फॉर वोल्टेज बियॉन्ड। हमेशा कितना होता है सस्पेंशन टाइप का जो देखते हो आप, है ना, वो हमेशा 33 kV से ऊपर के रेंज का ही, बियॉन्ड के रेंज का ही रहता है सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर। बहुत अच्छे से पावर सिस्टम के अंदर कराया हूँ इस सब चीज़ों को, तो कहीं मिस ना होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए सिंक्रोनस जनरेटर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ए सिंक्रोनस जनरेटर इफ लोड इज रिड्यूस देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है एक सिंक्रोनस जनरेटर यानी अल्टरनेटर में आपसे कह रहा है इफ लोड इज रिड्यूस, अगर लोड को घटा दिया जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होगा? जब लोड घटेगा सडन ना, तो क्या होता है? उसकी फ्रीक्वेंसी राइज कर जाता है। ध्यान, यहाँ पे कंफ्यूजन है बहुत बच्चों का। ये भी कहना था कि इसमें इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें ये बोला गया था कि लोड को क्या किया जाएगा? लोड को इंक्रीज किया जाएगा। सडन अगर लोड को राइज करते हैं तो ऐसे कंडीशन में, तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि लोड इंक्रीज किया गया तब ऐसे कंडीशन में इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डिक्रीज होती है। या अगर क्वेश्चन ये पूछा गया है, मेमोरी बेस्ड है ये, लोड को रिड्यूस किया गया तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? राइज। तो इस चीज को में देख लेना क्वेश्चन ये है या ये है, ध्यान रहे। अगर चूंकि यहाँ पे लिखा गया है जो क्वेश्चन ये पूछा गया है लोड रिड्यूस किया तो फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होगा? इनहांस कर जाता, बढ़ जाता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा एकदम बहुत सिंपल है। हम लोग सोचते हैं काफी टफ क्वेश्चन पेपर पूछा गया, लेकिन बिल्कुल सिंपल पेपर है। क्वेश्चन कह रहा है ए 100 वोल्ट सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, एक 100 वोल्ट का सोर्स है, एक 100 वोल्ट का सोर्स है कनेक्टेड अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस। जो कितने ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है? 10 ओम के रेजिस्टेंस से, 10 ओम के रेजिस्टेंस से। कह रहा है देन द पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर विल बी। इसमें पावर कितना डिसिपेट होगा? ठीक है ना? 100 वोल्ट का है यहाँ पे, तो पावर डिसिपेशन, पावर
डेसिपेशन यहाँ पे क्या होगा वी स्क्वायर बटा आर, वी स्क्वायर बटा आर। अब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस बताइए वोल्टेज कितना होगा, तो पैरेलल में वोल्टेज तो सेम होगा, तो पैरेलल में वोल्टेज अगर सेम होगा तो हम कह सकते हैं वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस का मान कितना है 10, यानी आप कह सकते हो 100 क्रॉस 100 डिवाइडेड बाय 10, ये इनसे कैंसिल आउट 1000 वाट, कितना हो जाएगा जी 1000 वाट, ठीक है ना। रेजिस्टेंस विल बी, तो पावर डेसिपेशन पूछा है तो पावर किस में होगा हमेशा वाट में, 1000 वाट, या फिर 1000 वाट को अगर ऑप्शन में ये भी दिया होगा 1 किलो वाट तो भी चलेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसको रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इफिशियंसी ऑफ अल्टरनेटर, द इफिशियंसी ऑफ अल्टरनेटर। अब देखिए द इफिशियंसी ऑफ अल्टरनेटर पूछा है यहां पर, द इफिशियंसी ऑफ अल्टरनेटर, एफिशिएंसी ऑफ अल्टरनेटर की बात की गई है। अल्टरनेटर की एफिशिएंसी किस पे निर्भर करते हैं जी, उस सिस्टम के पावर फैक्टर पे, यानी कॉस फाइव पर। पावर फैक्टर यानी लोड के नेचर पे बहुत डिपेंड करता है कौन, हमारा अल्टरनेटर का एफिशिएंसी, ये ध्यान रहे आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इन ए ट्रांसमिशन लाइन, क्वेश्चंस में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसको रिमूव कर देता हूं, यहां से हटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है द ट्रांसमिशन लाइन हिसिंग साउंड एंड ब्लू रे प्रोड्यूस कौन करता है जी, अभी तो लेक्चर भी कराया था इसका, है ना। तो ब्लू रे और हिसिंग जो प्रोड्यूस करता है वो क्या कहलाता है जी, कोरोना। क्लियर, पावर लॉस इसी के अंदर होता है, कोरोना, ये भी चाहिए आपको ध्यान हो, ठीक है ना। इसी के साथ साथ यहाँ पे डिसरप्टिव वोल्टेज की भी चर्चा होती है, क्रिटिकल वोल्टेज की चर्चा होती है, ठीक है ना। ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है जिसको आसानी से कोर्स के अंदर आपको कराया गया। आप देखोगे जब कोर्स में आरएसबी का कोर्स जो है बिल्कुल आपको इसमें से अलग से एक कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है ना। बाकी कोर्स काफ़ी बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया है, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे आप अगर जाते हो तो, ठीक है। क्वेश्चन देखिए किस तरीके से कहा गया, जो भी जितने अभी क्वेश्चन कराया गया कर रहा हूं ना, जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर है सारे आप कोर्स के अंदर आपका किया गया है। चलिए मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ। ए मीटर है, ए मीटर, क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आपके, ए मीटर है, मीटर कांस्टेंट इज 600 रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर, क्योंकि मीटर कांस्टेंट का ये यूनिट होता है, एंड इट्स मेक्स 5 रिवोल्यूशन, कितने रिवोल्यूशन है 5 रिवोल्यूशन इन टी इक्वल टू टाइम, यानी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन की अगर बात की जाए तो 5 है, और टाइम जो दिया है इसने 20 सेकेंड का दिया है, और मीटर कांस्टेंट कितना दिया है जी, के का मान, के मीटर कांस्टेंट होता है, के का मान इन्होंने दे दिया है आपको 600, कितना दिया है 600। तो आपको पता है मीटर कांस्टेंट का फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव होता है, तो के का मीटर कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है मीटर कांस्टेंट, किसी मीटर का मीटर कांस्टेंट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम होने में, जितने कोई रिवोल्यूशन देता है मीटर वही उसका क्या होता है, वही उसका मीटर कांस्टेंट हो जाता है। यानी 1 किलोवाट आवर एनर्जी खपत होने में, ध्यान रखिए 1 किलोवाट आवर एनर्जी को खपत होने के लिए जितने साइकिल डिस्क को लगाना पड़ता है, यानी उस डिस्क को जितने साइकिल लगाना पड़ता है, अगर 10 लगाए तो वही उसके मीटर कांस्टेंट हो गया, 20 लगाए तो वही इसका, यानी 1 किलोवाट एनर्जी को खपत करने के लिए अगर 50 बार कोई घूम रहा है तो मीटर कांस्टेंट कितना हो गया 50। वही चीज है, कह रहा है कि मीटर कांस्टेंट जो है ये है, तो ऐसे कंडीशन में कैलकुलेट द किलोवाट, कितने लोड पे 600 आपका ये जो हो गया आपका रोटेशन आपका चल रहा है, यानी के इक्वल टू वैल्यू दिया गया है, ठीक है। अब देखिए के इक्वल टू वैल्यू दिया गया है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन भी दे दिया है, तो इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन डिवाइडेड बाय, अगर बात की जाए तो कितना होता है यहाँ किलोवाट आवर, ये इसकी यूनिट होती है, फंडामेंटल फॉर्मूला होता है मीटर कांस्टेंट का, ठीक है ना। अगर यहाँ पे बात की जाए फॉर्मूला पे पुट करोगे तो कितना दिया हुआ है, के का मान 600, रिवोल्यूशन कितना इसके अंदर 5, किलो में बदलना है, ठीक है। किलोवाट आवर की बात की गई है, वाट आवर तो आपसे पूछा है कि कितने किलोवाट आवर लोड है ना,
तो किलो वाट आवर में पूछा है, तो चलिए इसको किलो रहने देता हूँ और वाट भी रहने देता हूँ। किलो वाट लोड पूछा है और आवर के जगह पे कितना आवर में होना चाहिए जो चीज़ यहाँ दिया हुआ है, कितना जी 20 सेकेंड दिया हुआ है। तो 20 सेकेंड को जब आप आवर में बदलोगे तो क्या करोगे, सेकेंड के लिए यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे 60 से तो मिनट में हो जाएगा, और डिवाइड करोगे तो 60 से तो क्या हो जाएगा, अब ये आवर में बदल गया है, ठीक है ना। यानी किलोवाट, अब एनर्जी अगर आपको निकालना है तो आप देख लीजिए, करिए इस चीज़ को, वैल्यू को 5/600 क्रॉस 20 और इसी को गुना कर दीजिए ऊपर 60, फिर गुना करिए 60, ठीक है। यही ना हो गया वैल्यू, यही ना हो गया वैल्यू, ठीक है। अब इसमें जो भी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए इस चीज़ को, एक 0 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, इसके 0 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है ना। एक 6 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना सिंपल थी तो है। अब बचा हुआ है अभी यहाँ का 10, तो 5 दूना 10 कर दीजिए, 2 यहाँ भी है तो 3 दूनी 6 कर दीजिए। इसका मतलब क्या हो गया, 3/2 यानी 1.5 किलो वाट, 1 किलो वाट यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कैलकुलेशन देख लीजिए, 00 से इसको अगर काट भी देता हूँ तो यहाँ पे 00 से कट गया, एक 6 बचा था जो 3 दूनी 6 से कट गया, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक ठीक है। यानी इसी को अगर वाट में ही देता तो कितना हो जाता, 1500 वाट, कितना हो जाता 1500, 1000 पे करते हैं तो, ठीक है ना, 330 हट जाएगा तो 1500 वाट हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, बहुत फास्ट आप कर सकते हो क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर देखिए आपके स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उसको देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। आपको पता है कि एनर्जी मीटर के अंदर इंटीग्रेटिंग टाइप कौन सा टाइप का होता है, यानी एनर्जी मीटर एक इंटीग्रेट होता है, जो क्या इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब क्या हो गया, जोड़ना, जो टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ों को जोड़ रहा है। जैसे आज के एनर्जी बिल को जोड़ा, कल के बिल को जोड़ा, 1 महीने तक के बिल के एक साथ जोड़ के दे रहा है ना, तो इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए केबल से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। डाइस प्रोटेक्ट केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए केबल में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, आर्मोरिंग। किस चीज़ का उपयोग करते हैं, आर्मोरिंग। ये चीज़ें ध्यान रखो ना, आर्मोरिंग का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। ये तो आपका किसका, केबल के क्वेश्चन है, पावर सिस्टम के अंदर कराया गया है, क्योंकि बहुत डिफरेंट लेयर होते हैं उसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यू मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। क्यू मीटर इज यूज्ड जो होते हैं क्वालिटी फैक्टर को मेजर करता है। ध्यान रखिए, क्यू मीटर किस चीज़ को मेजर करता है, क्यू मीटर अगर आपसे कोई बात करे मीटर तो क्या करता है, क्वालिटी फैक्टर को मेजर करता। अगर इस टर्म में नहीं दे तो क्वालिटी फैक्टर किस चीज़ के लिए निकालते हैं जी, हमेशा इंडक्टर और कैपेसिटर। जिस सर्किट में इंडक्टिव और कैपेसिटिव नेचर होगा उसी का क्वालिटी फैक्टर निकलेगा, है ना। तो एल और सी के मेजरमेंट के लिए भी हम, यानी क्वालिटी फैक्टर एल और सी प्रेजेंट रहेगा तभी निकल सकता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं, ये ध्यान रखें, क्वालिटी फैक्टर अगर कोई ऑप्शन में हो तो एल और सी हमेशा होना चाहिए। इसके एब्सेंस में क्वालिटी फैक्टर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि एनर्जी स्टोर किस में होगा और डिसिपेट किसके अंदर होगा, ये चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर। तो यहाँ पे एल और सी तो हमेशा जरूरी है, और अगर आर हो तो ये भी चलेगा, आर एल सी, इनके प्रेजेंस तो होनी चाहिए क्वालिटी फैक्टर के लिए, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, इन सिंक्रोनस मोटर इफ द फील्ड इज अंडर एक्साइटेड देन इट्स पावर फैक्टर विल बी। अगर सिंक्रोनस मोटर का फील्ड क्या होगा, अंडर एक्साइटेड होगा, देन इसके पावर फैक्टर क्या होंगे, लैगिंग पावर फैक्टर पे होता है। क्या होता है हमेशा, ये लैगिंग पावर फैक्टर पे, ये ध्यान हमेशा हो, क्योंकि आप पढ़ते हो आगे जाके पावर फैक्टर पे। कौन सा, सिंक्रोनस मोटर जब अंडर एक्साइटेड कंडीशन में होगा, अंडर एक्साइटेड में इसका मतलब वहां से कैपेसिटेंस इफेक्ट डिलीवर किया जा रहा है, तो वैसे कंडीशन में हम कहते हैं ये लैगिंग में होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है,
ये प्रीवियस ईयर्स पेपर अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरीके से आरएससीबी ने पेपर को पूछा, यानी कहीं भी टफनेस नहीं है। आपको बस एक बार थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी नहीं है, कुछ क्वेश्चन के अंदर कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल आपसे पूछा गया है। इन ए ट्रांसफॉर्मर लेमिनेशन इज प्रोवाइडेड ड्यू टू रिड्यूस। लेमिनेशन जो प्रोवाइड करते हैं ट्रांसफार्मर के कोड पर, वो किस लिए करते हैं? टू रिड्यूस दी एडी करंट। किसको? एडी करंट को, एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए, हम क्या करते हैं जी? ट्रांसफार्मर में लेमिनेशंस को करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हटा देता हूं। इन ए ट्रांसमिशन लाइन, क्वेश्चन कह रहा है इन ए ट्रांसमिशन लाइन इफ दी सैगिंग इंक्रीज देन इट्स टेंशन। देखिए सैगिंग और टेंशन का रिलेशन कैसा होता है? इनवर्स का होता है। ये चीज ध्यान रहे आपको हमेशा। अगर कहीं पे बोला जाए कि सैगिंग बढ़ रहा है, इसमें क्या बोला गया है इस चीज को देख लेते हैं। कहा गया है सैगिंग इंक्रीज, सैगिंग को इंक्रीज किया जाएगा तो टेंशन हमेशा क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है ना, वाइस वर्सा होता है एक दूसरे का। चलिए तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा? अगर इंक्रीज किया तो डिक्रीज करेगा टेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी इज यूजुअली चेंज। देखिए ट्रांसफॉर्मर हमेशा क्या करता है? बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों का यहाँ पे, है ना। एनर्जी चेंज करता है, क्या करता है? अरे एनर्जी तो वही होगी, बस क्या करता है? वोल्टेज लेवल अगर यहाँ पे V1 है तो यहाँ पे लेवल क्या करता है? V2। बराबर के लिए भी करते हैं, वो आइसोलेशन हमारा किसी के लिए होता है? आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के लिए होता है, ठीक है ना। लेकिन मेनली जो पर्पस होता है ट्रांसफार्मर बनाने का, वो किस चीज़ के लिए होता है? स्टेप या तो अप करना या फिर डाउन करना। ट्रांसफार्मर का तो यही मेनली काम होता है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? टू स्टेप अप और स्टेप डाउन, यानी वोल्टेज को चेंज करने के लिए यूजुअली हम इसका यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट को कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बोला गया है। द पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटर इज डिटरमाइंड बाय, किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? बाय चेंजिंग द एक्साइटेशन, बाय चेंजिंग द एक्साइटेशन, है ना। एक्साइटेशन को आप बार बार चेंज करके पावर फैक्टर को आसानी से आप डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ, पावर सिस्टम का क्वेश्चन है। ये आपके एसएससी जेई वगैरह में बड़ा पूछे जाते हैं, हालांकि क्वेश्चंस का लेवल देखोगे तो जेई से ऊपर दिखता ही नहीं, बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन ही पूछे गए हैं मोस्टली। चलिए पूछा गया है आपसे, पूछा गया है द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू सबस्टेशन मैक्सिमम डिमांड इज नॉन एज, क्या बोलते हैं जी? इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय अगर हो सबस्टेशन मैक्सिमम डिमांड, इसको बोलते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या बोलते हैं इसको? डाइवर्सिटी फैक्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। इफ द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रिएक्टेंस, देखिए ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट पूछा गया है। इफ द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रिएक्टेंस, यानी रेजिस्टेंस ट्रांसफार्मर का क्या किसके बराबर कर लिया गया है? रिएक्टेंस का। एंड इट्स वोल्टेज रेगुलेशन इज जीरो, वोल्टेज रेगुलेशन क्या बोला गया है? जीरो कर लीजिए, ठीक है, इज जीरो इन अ ट्रांसफॉर्मर, देन व्हाट विल बी, तब क्या होगा? तो यहाँ पे फेज के टर्म में आपसे पूछा गया है आंसर, यानी फेज के टर्म में, है ना। अब फेज के टर्म में कैसा पूछा गया है, आप देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे डील करें। चलिए दिया सबसे पहले वोल्टेज रेगुलेशन का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला आना चाहिए सबसे पहले कि क्या कहता है। यहाँ देखिएगा R cos फाई प्लस माइनस एक्स साइन फाई, ये ना होता है वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला, है ना। अब चलिए वोल्टेज रेगुलेशन कितना बोला गया है? जीरो, और R किसके बराबर है? इसके बराबर, यानी R और X दोनों सेम है। चलिए आगे लिख देता हूँ cos फाई प्लस माइनस, ये भी इसको R के जगह पे X लिख सकता हूँ ना, है ना, या X की जगह पे हमने R कर दिया, और क्या है? साइन फाई बराबर, ये तो जीरो आ ही चुका है। इसका मतलब अगर ये R कॉमन आता है तो क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ cos फाई
बराबर प्लस माइनस चीज़ें क्या दिख रहा है यहाँ पे, साइन फाई के दिख रहा है कि नहीं, है ना। क्यों, क्योंकि दोनों का आर तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे ना। चलिए अब यहाँ पे आर दोनों का कैंसिल हो जाएगा, तो आप बताओ कि यहाँ पे साइन फाई बटा कॉस फाई अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या देगा ये, टेन फाई। और टेन फाई का वैल्यू कितना दे रहा है ये, 1। कितना दे रहा है टेन फाई का, क्योंकि भागा देंगे ना, इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, कुछ नहीं है तो 1 बचेगा। इसका मतलब टेन फाई 1 है, इसका मतलब फाई का मान कितना रहा होगा, हम कहेंगे 45 डिग्री। फाई का मान कितना रहा होगा, फाई का मान यहाँ पे कितना रहा होगा, 45 डिग्री। फाई का मान कितना रहा होगा, तभी तो 1 होगा। अगर फाई का मान 45 डिग्री रहा होगा तो यहाँ से क्या पूछा गया है, देन द रेजिस्टेंस इज इक्वल, देन व्हाट विल बी। तो इसका मतलब फेज एंगल यहाँ पे कितना हो गया जी, फाई का मान कितना हो गया, 45 डिग्री। फाई का मान 45 डिग्री। अगर यहाँ से मान लीजिए कोई पावर फैक्टर पूछ लेता, पावर फैक्टर क्या होगा, तो कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, जो साइन 45 का होता है। इसका मतलब 0/4 1/4 यानी 1/√2 कितना हो जाएगा जी, 1/√2 इज योर राइट आंसर। अगर पावर फैक्टर के टर्म में पूछा है तो, फेज एंगल के टर्म में पूछा है तो कितना निकलेगा, 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड। आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चंस, एक सेकेंड, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ, हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन में चूंकि डेल्टा स्टार कॉम्बिनेशन यूज करते हैं ना, यहाँ से आता है डेल्टा में और जाता है हमेशा स्टार में। क्यों स्टार में प्रीफर करते हैं यहाँ पे, इसका रीजन ये है कि यहाँ पे न्यूट्रल भी मिल जाता है आपको एक चॉइस, लेकिन इसमें न्यूट्रल का चॉइस नहीं होता, तो हमेशा डेल्टा और स्टार ही चूज करते हैं, ताकि सिंगल फेज वोल्टेज अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर को चाहिए तो वो भी ले लेगा और किसी को 3 फेज चाहिए तो वो भी ले सकता है, ठीक है ना। तो हमारा न्यूट्रल का भी काम आ जाएगा, 3 फेज सिस्टम और सिंगल फेज दोनों ऑपरेट होता है, बल्कि जबकि इसमें सिंगल फेज हमारा ऑपरेट नहीं हो पाता, ठीक है ना, पोल यानी यहाँ से न्यूट्रल नहीं निकलते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। द डिवाइस दैट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू ट्रांसमिशन लाइन एंड सेपरेट फ्रॉम द ग्राउंडिंग। ऑब्वियसली कोई ट्रांसमिशन लाइन है, अगर यहाँ से बात की जाए तो देखिए सेपरेट कौन किसको करता है, यहाँ पे इंसुलेटर में देखिए ये ग्राउंडिंग है, 0 वोल्ट है। क्यों 0 वोल्ट है जी, क्योंकि ये टावर जो है हमारा, ये टावर यही है ना, और ये क्रॉस आर्म बोलते हैं इसको, है ना। तो ये ग्राउंडिंग कितना वोल्ट होगा, हमेशा 0 वोल्ट, ठीक है ना। ग्राउंडिंग कितना वोल्ट होगा, 0। और ये बॉडी पूरा सॉलिड है, ऑब्वियसली स्टील का बना है, तो यहाँ पे क्या बार याद रखिएगा, ये भी पूछता है किसका बना होता है, गैल्वेनाइज्ड स्टील का। इसके बारे में पूरे डिटेल से हमने क्लास के अंदर बताया आपको, ठीक है ना। अगर ये इंसुलेटर यहाँ से कंडक्टर जाएगा, ठीक है ना, जाएगा, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है। एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या बोला गया है, द डिवाइस दैट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू ट्रांसमिशन लाइन एंड सेपरेट फ्रॉम ग्राउंडिंग। एक तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ किसके लिए, कंडक्टर को प्रोवाइड करता है ना, और सेपरेट करता है ग्राउंडिंग से हाई वोल्टेज को, है ना, हाई वोल्टेज को। तो इसको क्या बोला जाएगा जी, इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इंसुलेटर, इसको क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर देता है किसी कंडक्टर के लिए और 0 वोल्ट से यानी ग्राउंडिंग से इंसुलेट करता है, एक दूसरे को दूर रखता है, दैट इज इंसुलेटर। ये क्वेश्चंस आपको जो है इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप के अंदर, देखिए ये इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप के अंदर कोर्स कंटेंट में आपको देखने को मिले। तो अब तक की जो सीरीज देखा आपने, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर हम लगातार डिस्कस करते रहेंगे, और इसके जितने भी पेपर है पीडीएफ है वो आपको इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप के अंदर जब जाओगे तो आरएससीबी का जो कोर्स होगा, ठीक है ना, क्योंकि जेई वाला में तो जेई का है, आरएससीबी का हमारा जो कोर्स है, आरएससीबी के कोर्स के अंदर ये अनलॉक फोल्डर मिलेगा, आप इस पेपर को देख सकते हो, है ना, वहां से व्यू कर सकते हो। और भी जिससे पूरा सिलेबस भी वहां पे मैं डाल रहा हूं, जिसमें नॉन टेक का कितना मार्क्स का पूछा जाएगा, पहले तो यूट्यूब पे डिस्कस कर दूंगा और वहां पे उसको पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा, जिसको आप आसानी से व्यू कर सकते हो, वो अनलॉक फोल्डर रहेगा। तो रहने देता हूं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, गुड लक, हैव अ नाइस डे।